बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 53 है। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर है वो इंटरफेरोमीटर है। अच्छा स्टूडेंट, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इंटरफेरोमीटर का ताल्लुक भी ग्रेविटेशनल वेव्स वाले टॉपिक्स के साथ है। तो अगर आपने ग्रेविटेशनल वेव का टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ तो आप डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक ले सकते हैं और आई बटन पर क्लिक करके भी आप मेरे इस चैनल के ऊपर ग्रेविटेशनल वेव की वीडियो को लाजमी सुनकर आए, ताकि आप लोगों का वो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो कि ग्रेविटेशनल वेव्स किसे कहते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स को जमीन के ऊपर डिटेक्ट कैसे किया जाता है। ये सारी वो क्वेश्चंस हैं जो आपको इस टॉपिक से पहले तैयार करने से पहले आपको आने चाहिए। तो स्टूडेंट, इंटरफेरोमीटर दरअसल एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, एक टूल है जो जमीन पर ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने और उनको स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी यही लिखी जाएगी कि इंटरफेरोमीटर इज एन ऑप्टिकल टूल यूज्ड इन डिटेक्टिंग ग्रेविटेशनल वेव. It is a very sensitive detection device that may use the interferometer of laser beams. ये इंटरफेरोमीटर्स लेजर लाइट को इस्तेमाल करते हुए ऑपरेट करते हैं और ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आप समझें कि बेसिक लिगो इंटरफेरोमीटर क्या है। लिगो का मतलब यहां पर सबसे पहले समझे। लिगो स्टैंड्स फॉर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी, यानी एक ऐसा इंटरफेरोमीटर जो लेजर लाइट को इस्तेमाल करते हुए ग्रेविटेशनल वेव्स की ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिक लिगो इंटरफेरोमीटर that detects gravitational waves is a highly sensitive instrument that use laser light to measure a tiny change in distance between mirrors caused by gravitational waves passing through the detector. ये स्टूडेंट इसका बेसिक प्रिंसिपल है। इंटरफेरोमीटर की वर्किंग में आप देखेंगे कि दो डिफरेंट मिरर्स के दरमियान में डिस्टेंस जो सा है वो काउंट किया जाता है लेजर लाइट का, और जब ग्रेविटेशनल वेव्स रिसीव होती हैं तो वो मिरर्स अपना डिस्टेंस चेंज करते हैं, जिसकी मदद से फिर आप ये डिटेक्ट करते हैं कि इंटरफेरोमीटर के ऊपर कोई वेव रिसीव हो रही है या नहीं। तो ये इसका मेन डिफरेंस है, मेन वर्किंग प्रिंसिपल है इंटरफेरोमीटर का। इंटरफेरोमीटर कन्वेंशनल डिवाइस से 1000 टाइम लार्जर बेहतर परफॉर्म करने वाली डिवाइस है। लिगो इंटरफेरोमीटर लेजर लाइट को इस्तेमाल करता है, जबकि कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर नॉर्मल लाइट को इस्तेमाल करता है। तो ये डिफरेंस भी आपने यहां पर याद रखना है। स्टूडेंट, आप इस डायग्राम को देखें। ये डायग्राम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी इंटरफेरोमीटर लिगो का। यहां पर आपको स्टूडेंट एक सबसे पहले लेजर लाइट सोर्स नजर आ रहा है। ये स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन है। ये स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन की लाइट के थ्रू लेजर लाइट सोर्स के जरिए लिगो के मेन सेटअप तक पहुंचती है ये लाइट। यहां पर सबसे पहले इसको एक बीम स्प्लिटर का सामना करना पड़ता है। ये बीम स्प्लिटर है। ये बीम स्प्लिटर इस आने वाली लाइट सोर्स को या इस स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन से प्रोड्यूस होने वाली वेव को दो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। आधा पार्ट एक रिफ्लेक्टिंग लेजर मिरर ए की तरफ मूव कर जाता है और इस लेजर लाइट का आधा हिस्सा एक रिफ्लेक्टिंग मिरर बी की तरफ मूव कर जाता है। अच्छा स्टूडेंट, अभी इससे ऊपर जो बेसिक प्रिंसिपल में आपने एक बात पढ़ी कि दो मिरर्स के दरमियान में डिस्टेंस जो सा है वो डिफाइन करता है ग्रेविटेशनल वेव्स की डिटेक्शन को। तो एक्चुअली ये एक बीम स्प्लिटर है और इसके दरमियान में मिरर ए का कितना डिस्टेंस है और मिरर बी कितने डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंसेस जो से हैं वो चेंजेबल होते हैं और ये डिपेंड कर रहे होते हैं
आने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने की इंटेंसिटी के ऊपर। तो स्टूडेंट, ये जो पार्शियली रिफ्लेक्ट लाइट है, ये इस मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस इस स्प्लिटर पर आती है। इसी तरह यहां से मिरर बी से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आती है स्प्लिटर के ऊपर और एक पॉइंट के ऊपर मिलती है। ये दोनों बीम्स मिलके इस पॉइंट पे इंटरफेरेंस करती हैं। इंटरफेरेंस का अगर कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर हमें कोई सिग्नल नहीं मिलता और हम कहते हैं कि कोई ग्रेविटेशनल वेव जो सी है वो जमीन के ऊपर रिसीव नहीं हो रही। और अगर इंटरफेरेंस में सिग्नल मिलना शुरू हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि जमीन पर कोई ना कोई ग्रेविटेशनल वेव उस टाइम पर रिसीव हो रही है जिस टाइम पर इंटरफेरोमीटर को टर्न ऑन किया गया है। तो ये छोटा सा एक बेसिक सारी कहानी है, ये स्टोरी है सिंपल वर्ड्स के अंदर लेजर इंटरफेरोमीटर की, ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी की। तो स्टूडेंट, यही वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो अब आपने याद रखने, जो आगे चल के अब हमने इसको डिवाइड कर देना है और डिफरेंट कंपोनेंट्स में इस टॉपिक के अंदर जो है वो इसको ब्रेक डाउन करके समझ लेना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं लिगो इंटरफेरोमीटर के। पहला कंपोनेंट लेजर लाइट है जो एक स्टेबल और हाई इंटेंसिटी बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेगा। दूसरा कंपोनेंट है पावर रिसाइकलिंग मिरर। ये कंटिन्यूली रिफ्लेक्ट लेजर लाइट दैट हैज ऑलरेडी ट्रेवल्ड थ्रू इंस्ट्रूमेंट बैक इनटू द इंटरफेरोमीटर एंड हेंस द टर्म रिसाइकलिंग इज यूज्ड। अच्छा, इस टर्म को स्टूडेंट यहां पर जरा अपने अंडरलाइन कर लें, अपनी बुक्स पे अपने जहन के अंदर रख लें। इसको आगे वर्किंग के अंदर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा कि ये कंपोनेंट एक्चुअली है क्या, ये रिसाइकलिंग मिरर क्या है, इसको हम वर्किंग के अंदर चल के सीखेंगे। तीसरा कंपोनेंट है बीम सप्लीटर का। ये बीम सप्लीटर लाइट को दो परपेंडिकुलर लाइट्स के अंदर डिवाइड करता है। अब यहां पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि बीम सप्लीटर क्या चीज थी जो इससे पहले डायग्राम में आपने देखा। तीसरा इसका चौथा कंपोनेंट है मिरर्स का। मिरर्स लाइट की दो पाथ बनाता है जिन्हें रिफ्लेक्ट बैक करके इंटरफेरेंस करवाने की रीजन बनता है। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है उस कंडीशन के मुताबिक आपको दो बीम चाहिए होती हैं डिफरेंट फेज की लेकिन सेम सोर्स से। तो इंटरफेरोमीटर में यह काम मिरर्स की मदद से करवाया जाता है। और स्टूडेंट, पांचवा जो इसका कंपोनेंट है वो फैब्री पायरेट कैविटी है। ये बेसिकली वो डिस्टेंस है जो दो मिरर्स के दरमियान और बीम सप्लीटर के दरमियान मौजूद होता है। इसको कैविटी भी कहते हैं। इस कैविटी का भी एक मकसद है जो इस लेक्चर में आगे चल के मैं आप लोगों को बड़ी डिटेल से समझाने वाला हूं। तो देखिए स्टूडेंट, अभी आप इसके कंपोनेंट्स याद करें। 5 कंपोनेंट्स है। पहला कौन सा है? लेजर। दूसरा है पावर रिसाइकलिंग मिरर। तीसरा बीम सप्लीटर है। चौथा मिरर्स है और पांचवा कंपोनेंट है जिसे कहा जाता है फैब्री पायरेट कैविटी। फोटो रिएक्टर्स मेजर द रिटर्निंग बीम्स एंड डिटेक्टिंग टाइनी फेज शिफ्ट। इसे आप डिटेक्टर भी कह सकते हैं। बीम्स को फाइनल फेज में डिटेक्ट करके सीआरओ के ऊपर रिप्रेजेंट करना कि आया कि हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो ये काम फोटो रिएक्टर्स की मदद से करवाया जाता है। इसमें 7th है आर्म कैविटीज। आर्म कैविटी का ताल्लुक फैब्री पायरेट कैविटी के साथ है। ये फैब्री पायरेट कैविटी मिरर्स और बीम सप्लीटर के दरमियान में डिस्टेंस है। तो प्रैक्टिकली जब इंटरफेरोमीटर को बनाया जाता है तो इस डिस्टेंस को, इन मिरर्स को एक रॉड से हैंडल किया जाता है। वो रॉड्स जो उनसे हैं वो इंटरफेरोमीटर के आर्म कहलाते हैं, उसके बाजू कहलाते हैं। तो ये चीजें आगे वर्किंग में अब यहां पर आपको ज्यादा क्लियर होगी
एक लेजर लाइट सोर्स है। इसके दरमियान में लेजर लाइट के सोर्स के सामने कुछ इस तरह से ये सेटअप मौजूद है। इस सेटअप में ये सेंटर वाला जो डायगोनल आपको नजर आ रहा है, ये एक बीम सप्लिटर मिरर है। ये मिरर पावर रिसाइकलिंग मिरर कहलाता है। मैंने कंपोनेंट बताते हुए बताया था कि ये पावर रिसाइकलिंग मिरर का क्या काम है। इसके अप एंड डाउन के जो मिरर्स हैं ये इनपुट मिरर्स कहलाते हैं, और ये मिरर ए है और ये मिरर बी है। मिरर ए और मिरर बी को इंटरफेरोमीटर का एंड पॉइंट मिरर भी कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट, अब यहां पर देखें फैब्री पैरेट कैविटी का कॉन्सेप्ट। इनपुट मिरर और एंड मिरर के दरमियान में जो फासला है वो फासला फैब्री पैरेट कैविटी कहलाता है। इसी तरह इनपुट मिरर और एंड मिरर बी के दरमियान में जो फासला है वो फासला फैब्री पैरेट कैविटी कहलाता है। अब स्टूडेंट, आपने कंपोनेंट में एक लफ्ज पढ़ा आर्म कैविटी। ये तो अब आपको एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट नजर आ रही है। तो प्रैक्टिकल अरेंजमेंट में इस डिस्टेंस को, इन दो मिरर्स को एक प्लास्टिक के बॉक्स में एक बाजू की तरह जो सा है वो इनक्लोज किया होता है, इसको स्ट्रक्चर्ड किया होता है। तो ये जो लंबे लंबे दो बाजू बन जाते हैं इंटरफेरोमीटर के, इन्हें आप आर्म कैविटी कहते हैं या फैब्री पैरेट कैविटी कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, लेजर लाइट से लेजर लाइट थ्रो की जाती है। ये इस पावर रिसाइकलिंग मिरर से ट्रांसमिट होकर पहुंचती है बीम सप्लिटर पर। बीम सप्लिटर इस लाइट का पार्शियल पार्ट रिफ्लेक्ट बैक कर देता है इनपुट मिरर ए की तरफ, और इसका पार्शियल पार्ट रिफ्लेक्ट करता है इनपुट मिरर बी की तरफ। ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड लाइट इस एंड मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आती है, फिर इस इनपुट मिरर से पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाती है, पार्शियली रिफ्रैक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट लाइट वापस चली जाती है इस मिरर पे, और इसके दरमियान में ये ऑसिलेट करती है। मतलब लाइट इन दो मिरर्स के दरमियान में, एक कौन सा मिरर है, इनपुट मिरर ए, और एक एंड मिरर ए है, इनके दरमियान में ऑसिलेट करती है। इसी तरह जो ऑरेंज कलर की आपको बीम 2 नजर आ रही है, ये बीम 2 भी इन दो मिरर्स के दरमियान में ऑसिलेट करती रहती है। स्टूडेंट, ऑसिलेट करते हुए इन लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, और ये इंक्रीज इंटेंसिटी वाली लाइट फिर इस काबिल हो जाती है कि वो इस इनपुट मिरर को ट्रांसमिट करने के काबिल हो जाती है। ये ट्रांसमिट करने वाली लाइट जो सी है वो इस बीम सप्लिटर पर आती है, यहां से पार्शियली रिफ्लेक्ट बैक होकर इस पावर रिसाइकलिंग मिरर पर जाती है, और पार्शियली रिफ्रैक्ट होकर इस मिरर पर आती है। इसी तरह स्टूडेंट, ये साइड जो सी है ऑसिलेशन करते करते लाइट इस काबिल हो जाएगी कि वो अपनी इंटेंसिटी इतनी बढ़ा लेगी कि वो इस सेकंड मिरर से रिफ्रैक्ट होकर सप्लिटर पर आएगी, और सप्लिटर से कुछ लाइट जो सी है वो अगेन ट्रांसमिट होकर रिसाइकलिंग मिरर पर आएगी, और कुछ लाइट जो सी है वो इस मिरर पर आएगी। अब स्टूडेंट, यहां पर ये दो लाइट्स, एक जो ब्लैक कलर की आपको नजर आ रही है, एक ग्रीन कलर की नजर आ रही है, ये आपस में इंटरफेरेंस करेंगी, और डिटेक्टर के ऊपर जो सा है वो आपको रिजल्ट देंगी। अगर तो ये इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगी तो इसका मतलब है कि कोई ग्रेविटेशनल वेव रिसीव नहीं हो रही, और अगर ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगी तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल वेव जो सी है वो रिसीव हो रही है। तो ये एक कंप्लीट वर्किंग प्रिंसिपल है जो इससे पहले भी मैंने डायग्राम में आपको जर्नली एक्सप्लेन किया था। तो अब इस स्लाइड में आपको ये डिटेल से समझ आ गया होगा। हमारी बुक पे भी यही डायग्राम बनी हुई है। अब स्टूडेंट, रिसाइकलिंग मिरर का मतलब क्या है? रिसाइकलिंग मिरर दरअसल रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आने वाली लाइट को लेजर को जाने से या इसको इंटरफेरोमीटर से बाहर जाने से रोकती है,
और ये इसको रिफ्लेक्ट बैक करके वापस स्प्लिटर की तरफ भेजती है और लाइट की जो इंटेंसिटी है वो मेंटेन रहती है। कुछ लाइट अगर इसी तरह सारी एस्केप कर जाएगी इंटरफेरोमीटर से तो रिजल्ट्स जो आपको दिखाई देंगे वो बड़े वीक दिखाई देंगे। लिहाजा रिसाइकलिंग मिरर का काम है कि वेस्ट होने वाली जो लाइट इंटरफेरोमीटर से बाहर मूव कर रही होती है वो इसको इंटरफेरोमीटर के अंदर रिफ्लेक्ट बैक करवाती है ताकि लाइट की इंटेंसिटी मेंटेन रह सके। अच्छा स्टूडेंट, अब ये बुक का पैराग्राफ है, इसको रीड कर लेते हैं। अ लेजर बीम इज स्प्लिट इनटू टू परपेंडिकुलर बीम्स। एक लेजर बीम को दो परपेंडिकुलर बीम्स में कन्वर्ट किया जाता है, ईच ट्रेवलिंग डाउन टू आइडेंटिकल पाथ ऑफ इंटरफेरोमीटर। जैसे अभी आपने डायग्राम में देखा, एक येलो लाइट लेजर कलर की एक लाइट ऑरेंज कलर में परपेंडिकुलर बीम में ट्रेवल कर जाती है अपवर्ड, और एक जो सी है वो ऑरेंज कलर में डिवाइड हो जाती है। कलर से आपको ये बात आसानी से समझ आ रही है। आप अपनी बुक के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट में इसको रे 1 और रे 2 कह सकते हैं। The beam bounce off mirrors at the end of each arm and return to the starting point where they are recombined. ये बीम्स इन एंड मिरर से बाउंस बैक होकर स्टार्टिंग पॉइंट पर आती हैं और वहां ये रिकंबाइन होती हैं। If a gravitational wave passes through, it causes a tiny disturbance in the distance between the mirror, resulting in a phase shift between the two beams. अगर ग्रेविटेशनल वेव्स पास कर रही होगी तो ये जो आने वाली दो वेव्स हैं इनके दरमियान इस पॉइंट पर जहां ये कंबाइन हो रही है फेज शिफ्ट देखने को मिलेगा। When the beams recombines, they creates an interference pattern which is measured by photo detector। और ये डिफरेंट फेज शिफ्ट के साथ जब आपस में डिटेक्ट कंबाइन करेंगी तो ये वेव्स इंटरफेरेंस करेंगी जो फोटो डिटेक्टर की मदद से डिटेक्ट की जाएगी। These tiny phase shift caused by the gravitational wave alter the interference pattern, allowing the detector to sense the wave presence। यानी अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो वेव प्रेजेंस एग्जिस्ट होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो कोई सिग्नल डिटेक्ट नहीं होगा और कोई वेव प्रेजेंस हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट, इस स्लाइड के अंदर इंटरफेरोमीटर का कंप्लीट जो एक प्रोसेस है वो एक बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब स्टूडेंट, ये एक एक्स्ट्रा स्लाइड मैंने ऐड की है, इसका मकसद है फेब्री पैरेट कैविटी को अंडरस्टैंड करना कि इसका क्या मकसद है। और एक्सप्लेनेशन के दौरान मैंने बार बार एक टर्म यूज की कि लाइट एंड मिरर और बीम स्प्लिटर्स के सामने पड़े हुए इनपुट मिरर के सामने ऑसिलेट करती है, यानी वो डिस्टेंस जिसे हम फेब्री पैरेट कैविटी कहते हैं उसके दरमियान में लाइट ऑसिलेट करती है। क्वेश्चन है व्हाई। तो देखिए, फेब्री पैरेट कैविटी कंसिस्ट ऑफ टू हाईली रिफ्लेक्टिंग मिरर्स फेसिंग ईच अदर। जैसे आपने फिगर में देखा, light entering the cavity bounce back and forth many times before exiting। This makes the effective path length much longer than the physical length। यानी स्टूडेंट, इससे पहले वाली स्लाइड पर आप वापस आए तो लाइट इन दो मिरर्स के दरमियान में ऑसिलेट करती है जिससे लाइट का डिस्टेंस ट्रेवल्ड इंक्रीज हो जाता है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इंक्रीज होने के क्या क्या फायदे हैं? Gravitational waves cause extremely tiny changes in the length। ग्रेविटेशनल वेव बहुत दूर डिस्टेंस से आपको रिसीव हो रही है, तो जमीन के ऊपर ये कोई बड़े स्ट्रॉन्ग चेंजेस प्रोड्यूस नहीं करने वाली, ये कोई बहुत एक्सट्रीम किस्म के कह लें कि सिग्नल नहीं होते हैं जो इजीली डिटेक्ट हो जाए। ये स्मॉलर देन प्रोटॉन होते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स की अगर एम्पलीट्यूड की बात की जाए। तो जब कैविटी के अंदर ये लेजर लाइट अपनी लेंथ बढ़ा लेती है फिजिकल, तो फिर इस स्मॉलर एम्पलीट्यूड की वेव्स को डिटेक्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। बिकॉज लाइट रिफ्लेक्ट्स 100 ऑफ टाइम इनसाइड द कैविटी, तो अफेक्टिव लेंथ किसके बराबर होगी? 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 किलोमीटर।
तो LIGO behaves like it has the arms of thousands of kilometer long. जो LIGO प्रैक्टिकली इस्तेमाल होता है, उस प्रैक्टिकली LIGO इंस्ट्रूमेंट में इस फेस मिरर और इस एंड मिरर का फासला 4 किलोमीटर लंबा होता है, जिसे 4 किलोमीटर लॉन्ग हैंड कहते हैं। और उस 4 किलोमीटर लॉन्ग हैंड में भी लाइट ने मेनी टाइम्स ऑसिलेट करना है, तो ऐसा लगता है कि वो जो हैंड है वो शायद 4000 किलोमीटर तक लंबा है और वहां तक की वेव्स को वो रिसीव करने की फिर एबिलिटी बना लेता है। तो इस वजह से फैबरी पैरेट कैविटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब स्टूडेंट आपको इस स्लाइड के अंदर फैबरी पैरेट कैविटी का भी समझ आ गया होगा कि ये लफ्ज एक्चुअली क्या है और इसका मकसद क्या है। अच्छा स्टूडेंट, अब ये प्रैक्टिकल इंटरफेरोमीटर है। इन रियलिटी इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। On 14 September 2015, the universe's gravitational waves were observed for the first time by LIGO. The gravitational waves, which are predicted by Albert Einstein 100 years ago, came from a collision between two black holes. It took 1.3 billion years for the waves to arrive at LIGO detector on the USA. On their work on observation of gravitational waves, Rainer Weiss, Barry C. Basic, and Kip C. Thorne received Nobel Prize in 2017. It is interesting to note that one of the team member, Nerges Nerges, a professor at MIT, belongs to Pakistan. अच्छा स्टूडेंट, ये प्रैक्टिकल इंटरफेरोमीटर का पैराग्राफ है। ये सारी याद करने वाली इंफॉर्मेशन है और पहली मर्तबा ये हमें ये पैराग्राफ क्या बताता है इन सिंपल के, ये पहली मर्तबा ग्रेविटेशनल वेव्स 2015 में हमें देखने को मिली। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 100 इयर्स पहले इसको प्रेडिक्ट किया था। 1.3 बिलियन इयर्स लगे पहली ग्रेविटेशनल वेव को जमीन तक पहुंचने के लिए, जिसे रेनर्स, बैरे, किप और नर्गस, इन साइंटिस्ट ने 2017 में नोबेल प्राइज लिया क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर इंटरफेरोमीटर के जरिए इसको रिसीव किया फर्स्ट टाइम। और जो ये एक साइंटिस्ट है नर्गस, ये पाकिस्तानी है, MIT इंस्टीट्यूट का हिस्सा है और इस सारी रिसर्च का हिस्सा है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये याद करने वाली इंफॉर्मेशन है और एग्जाम में आपको शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs दोनों के लिए इसको फिर तैयार करना है, इतना सा हिस्सा। लॉन्ग क्वेश्चन में जाहिर है आज जैसे स्लाइड्स में हेडिंग्स बनी हुई हैं, आप इसको इसी तरह बनाएंगे। लास्ट पैराग्राफ है हमारा इसका, विर्गो डिटेक्शन। विर्गो एक अदर प्लेस है जहां पर इंटरफेरोमीटर बनाया गया और वो ग्रेविटेशनल वेव्स की डिटेक्शन का काम करता है। ये प्लेस इटली में मौजूद है। इस प्लेस को यूरोपियन ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है। विर्गो ऑब्जर्वेटरी का नाम जो सा है वो विर्गो कॉन्स्टेलेशंस के नाम से है। विर्गो बेसिकली इटली का एक शहर है जिसके आसमान के ऊपर एक विर्गो क्लस्टर मौजूद रहता है। ये क्लस्टर मोर देन 15,000 गैलेक्सीज के ऊपर कंसिस्ट होता है, यानी हजारों किस्म की गैलेक्सीज इसके ऊपर है। तो यहां से जो डिस्टेंस है आप कह लें उस क्लस्टर का जमीन का, वो बहुत कम हो जाता है कंपैरेटिव टू दी अदर पॉइंट्स। तो इस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल वेव को रिसीव करना ज्यादा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। यानी हो सकता है कि लाइट पहले विर्गो क्लस्टर पर कोई ऐसा कॉस्मिक इवेंट हो जाए क्योंकि 15,000 गैलेक्सीज का एक क्लस्टर है, तो वो कॉस्मिक इवेंट से प्रोड्यूस होने वाली वेव जो सी है वो उसी शहर में करीब करीब जो जमीन का पॉइंट उसको मैच करता है वो उस पर रिसीव हो जाए। तो इस वजह से इसको विर्गो नाम दिया गया है इंस्ट्रूमेंट को। यहां पर लाइट ईयर की डेफिनेशन है, 1 light year is a distance which light travels in 1 year. The approximate light year's value is 9.5 billion kilometer. ये स्टूडेंट आपके पास MCQs है सारे। Virgo has been involved in detecting gravitational wave event with the first detection in 2017. यानी 2017 में भी ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने में विर्गो इन्वॉल्व था
और ये दोनों इंस्ट्रूमेंट लिगो और विर्गो एक यूएसए और एक इटली में है, जो आज भी ग्रेविटेशनल वेव्स के ऊपर काम कर रहे हैं और आने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल्ड जो सा है वो हमारा आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी, लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि मेरे लेक्चर्स की नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको मिल सके।